Hello everyone, welcome to Learn Sapiens. So be ready for one more interesting topic, that is structure of Graafian follicle. तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है, कैसे बनता है और उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। जो भी पार्ट्स आपके सामने लिखे हुए हैं इन सब पार्ट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि ग्राफियन फॉलिकल एक्चुअली क्या होता है। ग्राफियन फॉलिकल इज अ मैच्योर फॉलिकल फॉर्म्ड इनसाइड द ओवरी। ओवरी के अंदर ये मैच्योर फॉलिकल जो है उसी को ग्राफियन फॉलिकल कहा जाता है। तो इन ब्रीफ मैं आपको बता दूं ग्राफियन फॉलिकल बनता कैसे है। इनसाइड द ओवरी ऑफ अ ह्यूमन फीमेल देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स। कई सारी प्राइमरी फॉलिकल्स होती हैं और ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स होती हैं ये FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी से आता है और वो इन प्राइमरी फॉलिकल्स को मैच्योर करवाता है। ठीक है, तो ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं ये मैच्योर होती हैं वन बाय वन, एंड व्हेन दीज प्राइमरी फॉलिकल्स आर फुली मैच्योर इट इज नोन एज ग्राफियन फॉलिकल। तो ये एक प्राइमरी फॉलिकल जो कि फुली मैच्योर हो गई है उसको हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। और फिर इसके बाद क्या होता है इसका भी थोड़ा सा आपको ब्रीफ अकाउंट बता देता हूं। ग्राफियन फॉलिकल बनने के बाद पिट्यूटरी से एक दूसरा हार्मोन रिलीज होता है नोन एज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, एंड दिस ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन। तो जब ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन आता है और इस ग्राफियन फॉलिकल के ऊपर एक्ट करता है तो यहाँ से ये जो सेकेंडरी oocyte है, दिस ब्लैक वन, ये जो सेकेंडरी oocyte है ये रिलीज होता है इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब और यहाँ पर ये सब कुछ बच जाता है। यानी ओवरी के अंदर ये जो बाकी के पार्ट्स हैं ये सारे पार्ट्स बच जाते हैं एंड दे फॉर्म द कॉर्पस लूटियम विच इज द मेन सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। सो दिस वाज द ब्रीफ समरी कि ये ग्राफियन फॉलिकल कैसे बनता है और ग्राफियन फॉलिकल बनने के बाद उसमें क्या होता है, यानी कि ओव्यूलेशन होता है और ओव्यूलेशन होने के बाद जो बाकी बची हुई लेयर्स हैं, जो मेम्ब्रेन्स है वो कॉर्पस लूटियम बनाती हैं एंड विच सिक्रीट द हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। अभी फिलहाल हम बात करते हैं कि ग्राफियन फॉलिकल में एक्चुअली क्या होता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनके काम क्या होते हैं। देखिए सबसे बाहर थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना नाम की दो लेयर्स होती हैं। जनरली दीज आर प्रोटेक्टिव लेयर्स बट थीका इंटरना इज ऑल्सो सपोज टू बी अ सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। सो द आउटर मेम्ब्रेन थीका एक्सटर्ना इज मेनली प्रोटेक्टिव, थीका इंटरना इज अ सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन एंड आफ्टर थीका इंटरना ये जो आपको ब्लैक लाइन दिख रही है, थीका इंटरना के बाद जो ब्लैक लाइन दिख रही है दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, यानी कि थीका इंटरना रेस्ट ऑन अ मेम्ब्रेन नोन एज बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर देखते हैं क्या है। अंदर आप देखिए जो ग्रीन कलर से पूरा मार्क है ये जो लेयर है दिस इज नोन एज मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा। So inside the basement membrane is a next layer known as membrana granulosa and this membrana granulosa is the main source of estrogen hormone। अही मैंने आपको बताया कि थीका इंटरना is also considered as the source of estrogen hormone but membrana granulosa is the main source of estrogen hormone। फिर इसके बाद आप देखिए membrana granulosa के अंदर this is a cavity and this cavity is known as antrum। This is a cavity known as antrum and inside this cavity a fluid is present। मतलब ये जो cavity है ये पूरी fluid से भरी होती है and this fluid is known as liquor folliculi। This fluid is known as liquor folliculi। अब इस antrum में देखिए आप यहाँ पर क्या प्रेजेंट है बीच में secondary oocyte। यहाँ पर मैंने ओवा नहीं लिखा है और इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा वरना जनरली आप लोग एग्जाम में गलती करके चले आते हैं, यहाँ पर ओवा लिख देते हैं कि ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ओवा प्रेजेंट होता है। एक्चुअली ग्राफियन फॉलिकल कहाँ है, ग्राफियन फॉलिकल अभी ओवरी के अंदर है, ठीक है, और ओवा अभी नहीं बना है। ओवा कब बनेगा, ओवा बनेगा जब oogenesis कंप्लीट हो जाएगी। आपने पढ़ा होगा गैमीटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, oogenesis होती है, तो जब तक oogenesis कंप्लीट नहीं होती है तो ओवा तो नहीं बनेगा। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि oogenesis कंप्लीट कब होगी। oogenesis कंप्लीट होती है जब स्पर्म अराइव होता है, यानी स्पर्म जब आके फ्यूज करने वाला होता है उस समय जब स्पर्म इस सेकेंडरी oocyte की मेम्ब्रेन को टच करता है तब oogenesis कंप्लीट होती है। यानी एट दिस स्टेज, एट द स्टेज ऑफ सेकेंडरी oocyte हम ये कह सकते हैं
oogenesis इज कंप्लीटेड ओनली हाफ वे, यानी कि oogenesis में भी सिर्फ फर्स्ट मियोसिस हुआ है। तो फर्स्ट मियोसिस जब होगा तो सेकेंडरी oocyte बनेगा। अब इसमें जो सेकेंड मियोसिस होगा वो तभी होगा जब स्पर्म आएगा, तो स्पर्म तो भी आया नहीं है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं कि सेकेंडरी oocyte है। अब जब ये रिलीज होगा फेलोपियन ट्यूब में जाएगा सेकेंडरी oocyte, ये रिलीज होगा यहाँ से ओवरी से, जिसको कि हम ओव्यूलेशन बोलते हैं, फिर उसके बाद फेलोपियन ट्यूब में जाएगा, और बाई चांस अगर स्पर्म आता है तब फिर ये स्पर्म इनिशिएट करेगा सेकेंड मियोटिक डिवीजन और तब ओवा बनेगा। तो यहाँ पर आप ओवा मत लिख के चले आइएगा कि यहाँ पर ओवा प्रेजेंट होता है इनसाइड द ग्राफियन फॉलिकल। नाउ दिस सेकेंडरी oocyte इज सराउंडेड बाय अ लेयर नोन एज जोना पेलुसिडा। सेकेंडरी oocyte के बाहर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है नोन एज जोना पेलुसिडा, और इस जोना पेलुसिडा के बाहर आप देखिए कई सारे मैंने सेल्स बना रखे हैं। एक्चुअली ये एक लेयर नहीं है, ये मेम्ब्रेन नहीं है, सेल्स का मास है, एग्रीगेशन है, जिसने इस सेकेंडरी oocyte को बाहर से पूरा कवर कर रखा है। सो दिस कोरोना रेडिएटा, दीज सेल्स, these mass of cells are known as corona radiata, and this corona radiata is not considered as a layer। ये कोई लेयर नहीं है, कोई मेम्ब्रेन नहीं है, बिकॉज यहाँ पर सेल्स अरेंज होकर कोई लेयर या मेम्ब्रेन उन्होंने नहीं बनाई है। यहाँ पर सेल्स सिर्फ लूजली पैक्ड हैं, लूजली अरेंज्ड हैं, तो इसलिए इसको कोई लेयर या मेम्ब्रेन नहीं कहते हैं, इसको हम बोलते हैं सिर्फ मास ऑफ सेल्स नोन एज कोरोना रेडिएटा। और जब स्पर्म आता है तो पहले वो कोरोना रेडिएटा को ब्रेक करेगा, कोरोना रेडिएटा को ब्रेक करने के बाद इट विल ब्रेक द जोना पेलुसिडा, और तब वो ooप्लाज्म में एंटर करेगा। यहाँ पर एक दो क्वेश्चन और नीट में या 12th लेवल में पूछे जाते हैं कि कोरोना रेडिएटा को ब्रेक करने वाली एंजाइम का नाम क्या है, या जोना पेलुसिडा को ब्रेक करने वाली एंजाइम का नाम क्या है। एक्चुअली ये एंजाइम्स जो होती हैं स्पर्म में ही प्रेजेंट होती हैं, चाहे वो कोरोना रेडिएटा को ब्रेक करें चाहे वो जोना पेलुसिडा को ब्रेक करें। तो ये याद रखिएगा कि कोरोना रेडिएटा को जो ब्रेक करती है एंजाइम, दैट एंजाइम इज नोन एज हाइलुरोनिडेज, प्रेजेंट इनसाइड द स्पर्म, स्पर्म में ही प्रेजेंट होती है। मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, कोरोना रेडिएटा को जो एंजाइम ब्रेक करेगी दैट इज नोन एज हाइलुरोनिडेज। ये एंजाइम कोरोना रेडिएटा को ब्रेक करेगी, स्पर्म अंदर पहुंचेगा तो इसको एक दूसरी मेम्ब्रेन मिलेगी नोन एज जोना पेलुसिडा। इसको जो एंजाइम ब्रेक करेगी दैट इज नोन एज एक्रोसिन। तो ये दो नाम याद रखिएगा, ये दो एंजाइम्स के नाम हाइलुरोनिडेज और एक्रोसिन। दीज आर द एंजाइम्स प्रेजेंट इन द स्पर्म विच ब्रेक डाउन द कोरोना रेडिएटा एंड द जोना पेलुसिडा। सो दिस वाज द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। के ग्राफियन फॉलिकल के बाहर दो मेम्ब्रेन होती हैं, दो लेयर्स होती हैं नोन एज थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना। थीका इंटरना is supposed to be a source of estrogen, but the main source of estrogen is the membrana granulosa layer। ये वाली जो है membrana granulosa layer, this is the main source of estrogen hormone। This theca interna rest on a basement membrane, ये जो black वाली है this is known as a basement membrane। Now inside the membrana granulosa is a fluid filled cavity known as antrum, and inside this cavity the fluid is present is known as liquor folliculi। और फिर इसके अंदर सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट होगा। इसको हम सेकेंडरी oocyte क्यों कहते हैं ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले डिटेल में बताया है। यहाँ पर इसको ओवा नहीं कहेंगे बिकॉज द सेकेंड मियोटिक डिवीजन हैज नॉट बीन कंप्लीटेड टिल नाउ। नाउ दिस सेकेंडरी oocyte इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन नोन एज जोना पेलुसिडा एंड अ मास ऑफ सेल्स नोन एज corona radiata। So this was the overall structure of Graafian follicle। Now in the next lecture I'll be back with one more interesting topic। Stay tuned। Thank you।